हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन आरबीडब्ल्यूएम के पार्ट नंबर 1 के बारे में। सो दो पार्ट्स में आप लोगों के साथ जो है वो मोस्ट रिपीटेड जो 50 क्वेश्चंस हैं वो शेयर किए जाएंगे। आज की इस सेशन में हम लोग जो है पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इन द अपकमिंग पार्ट हम लोग जो है रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं रिगार्डिंग एनी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जहां पे क्लिक करते ही आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम, आईएनड-आईएफएस, पीपीबी एंड एएफएम इन चारों कंपोनेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गाइज, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहले गाइज हम लोग देखते हैं कि भाई व्हाट आर दी स्टेप्स जिनका आप लोग यूज कर सकते हैं इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो जो सिलेबस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा कि भाई किस तरह से जो है वो हमारा सिलेबस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। टोटल इन टोटल हम लोगों को जो है वो 5 मॉड्यूल्स आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, इंक्लूडिंग द एडिशनल स्टडी मटेरियल। अब कौन सा मॉड्यूल जो है वो ज़्यादा हम लोगों को जो है वो इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रायोरिटाइज करना है। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आप लोगों को जो है प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे मॉड्यूल्स के बाद में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को जो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आप लोग कंटेंट जितना मर्जी पढ़ लें गाइस, जब तक आप लोग जो है उस कंटेंट के बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों के लिए जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना थोड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी भी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाएगा। सो आप लोगों को सो दैट एक होलिस्टिक आइडिया मिल पाए कि भी एग्जाम के अंदर जो है वो किन पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होकर के आ रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एग्जाम के अंदर आप लोगों को जो है मल्टीपल स्टेटमेंट की फॉर्म में उसी तरह से उसी टॉपिक से जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा इस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहली केस स्टडी है आप लोगों के सामने। भारत बैंक हैज अ स्ट्रॉन्ग नेशन वाइड प्रेजेंस विद ओवर 5000 ब्रांचेस। इस रिटेल बैंकिंग डिवीजन इज रिव्यूइंग टू डिस्टिंक्ट कस्टमर सेगमेंट्स। सेगमेंट ए क्या है? अ वास्ट बेस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल, लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स हैं who use standard saving accounts, fixed deposit and personal loan. Their average transaction value is low, but their collective volume is immense. So this is segment A guys. Segment B के जो customers हैं उसके अंदर a small group of about 5000 high net worth individuals. ठीक है, these clients have a complex financial needs including portfolio management, tailored loan syndication for luxury assets and exclusive wealth advisory services. अब जो बैंक की मैनेजमेंट है दैट मस्ट डिसाइड हाउ टू एलोकेट इट्स रिसोर्सेज एंड डिजाइन प्रोडक्ट सूट्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। सो ये आप लोगों के सामने भारत बैंक की एक केस स्टडी दी गई है, जहां पे अलग अलग दो तरह के कस्टमर सेगमेंट्स को जो केटर करने का काम किया जा रहा है रिटेल बैंकिंग डिवीजन के द्वारा। ठीक है, नाउ to maximize the profitability and market share, which of the following strategies should भारत बैंक रिटेल डिवीजन अडॉप्ट? तो जो भारत बैंक का रिटेल डिवीजन है उसको कौन सी जो स्ट्रेटेजी है वो ऑप्ट करनी चाहिए सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर को जो है वो इंक्रीज या फिर मैक्सिमाइज किया जा सके। सो योर ऑप्शंस आर apply a mass retail banking approach to both segments by offering them the same standardized suite of the saving and loan product to ensure operational simplicity and uniformity. Option B क्या बोल रहा है? Apply a class retail banking approach to both segments by developing highly customized financial solution for every customer regardless of their portfolio size. Option C क्या बोल रहा है? For segment A, employs a mass retail banking strategy with standardized volume driven products. For segment B, employ a class retail banking strategy with customized products and dedicated relationship managers. Option D क्या बोल रहा है? Merge both segments into one and offer a single moderate customized product that partially satisfies the need of both the masses as well as the high net worth individual customers guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C. अब देखिए, क्योंकि हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि सेगमेंट ए के अंदर मास नंबर ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोगों को जो है वो मास रिटेल बैंकिंग की
स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी पड़ेगी सेगमेंट ए को कैटर करने के लिए, जहां पे हम लोग जो है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं और वॉल्यूम ड्रिवन प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं अभी। सेकंड जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है दैट इज क्लास रिटेल बैंकिंग, जो कि ऑफर की जाती है स्पेशली टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स, और उनको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर दिए जाते हैं गाइस। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट ए जो है वो हम लोगों को मास नंबर ऑफ कस्टमर्स उसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि सेगमेंट बी के अंदर हम लोगों को जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स फॉलोड बाय अ बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड। अब यहाँ पे आप लोगों को जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। सो योर स्टेटमेंट्स आर वन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, horizontally organized model, vertically organized model, predominantly vertically organized model, and predominantly horizontally organized model. So you need to choose the correct code here. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D. चारों ही हमारे जो हैं ये इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स हैं जो रिटेल बैंकिंग के अंदर फॉलो किए जाते हैं। अब देखिए गाइस, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या है, जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए अलग अलग तरह का डेटा जो है वो यूज़ किया जाएगा बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे लोन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। पांचों डिपार्टमेंट्स के द्वारा अलग अलग तरह का डेटा जो है वो यूज़ किया जाएगा फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब वहीं पे जब इन पांच में से सिर्फ दो जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो है वो डेटा शेयर किया जाएगा, रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो है इंडिविजुअल डेटा का यूज़ किया जाएगा प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए, तो उसको हम लोग प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल बोल देते हैं। अब हम लोग बात करें अगर वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल की, तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर एक कॉमन डेटाबेस का यूज़ किया जाता है फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइस, ठीक है। मतलब मल्टीपल ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, लोन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स और फाइनेंस, सारे डिपार्टमेंट जो है एक कॉमन डेटाबेस का यूज करेंगे। दिस इज बेसिकली एन आइडियल मॉडल गाइस। नेक्स्ट इज प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब गाइस देखिए, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के अंदर वैसे तो सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो है वो एक कॉमन डेटाबेस का ही यूज किया जाएगा, बट इन सम रेयर सिचुएशन कुछ डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो है अलग अलग डेटा का यूज किया जाएगा फॉर डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइस। सो चारों के चारों ये मॉडल जो है वो यूज किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, ठीक है, एज अ इंप्लीमेंटेशन मॉडल। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज, अब अगेन आप लोगों के सामने केस स्टडी है गाइस। देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो नंबर है वो एग्जाम के अंदर बढ़ता जा रहा है हमारे सामने, तो इसीलिए देखिए केस स्टडी को जो है वो सॉल्व करने में कोई आप लोगों को कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ आप लोगों को केस स्टडी के अंदर जो है वो फिल्टर करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको आपको स्किप करना है अभी। सो केस स्टडी आप लोगों के सामने, यूनाइटेड बैंक, अ लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक, हैज बीन ऑपरेटिंग विद अ traditional unified structure. Its performance review shows that while its retail deposit base is strong, इसका जो retail deposit base है वो काफ़ी strong है, its wealth management and credit card divisions are underperforming. तो जो wealth management और credit card वाला division है वो underperform कर रहा है, मतलब वो desired revenue generate नहीं कर पा रहा है। अब जो management है वो finds it difficult to assess the profitability, control cost and foster the innovation in these specific areas because these are bundled with the core banking operations. सो कोर बैंकिंग ऑपरेशंस के साथ में ये वेल्थ मैनेजमेंट और क्रेडिट कार्ड का डिवीजन जो है वो हम लोगों को बंडल देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए इनमें कोई भी इनोवेशन जो है वो नहीं कर पा रहा है मैनेजमेंट। टू एड्रेस दिस द बैंक बोर्ड इज कंसीडरिंग अ मेजर ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहॉल। तो ऑर्गेनाइजेशन को में एक मेजर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। द प्रपोजल इज टू रिकॉग्नाइज की प्रोडक्ट लाइंस इनटू इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो जो की प्रोडक्ट लाइंस है जैसे वेल्थ मैनेजमेंट वाली है या फिर जो क्रेडिट कार्ड वाला डिवीजन है उसको एज अ इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की तरह जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने की प्रपोजल रखा गया है। सो नाउ दिस इज अ केस स्टडी रिगार्डिंग द यूनाइटेड बैंक गाइस। नाउ based on this case study, if the United Bank implements the strategic business unit model for its wealth management and credit card division, which of the following outcomes is the most aligned with the core advantage of SBU structure? SBU क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। हम लोगों को गाइस देखिए तीन तरह के इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है दैट इज बीइंग फ्रेम्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच। योर ऑप्शंस आर द हेड ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड क्रेडिट कार्ड डिवीजन वुड now require approval from the retail banking head for all their marketing budget and product pricing decisions.
the profitability of the credit card division would become harder to distinguish as its cost would be merged with the bank's overall operational expenses. Option C is the wealth management division would function as a semi-autonomous unit with the authority to design its own investment product, set its own budget and be independently accountable for its profit and losses. Option D क्या बोल रहा है? The bank would likely reduce its focus on these business lines to maintain a unified brand identity and standardize all customer offerings. तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर है, इसकी जो कोर एडवांटेज है उसके साथ कौन सी जो आउटकम है वो अलाइन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड बैंक गाइज. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. तो देखिए हम लोग जानते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर जो हमारा ये एसबीयू मॉडल है, इस अप्रोच के अंदर जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं दोज आर एक्टिंग एज अ सेमी ऑटोनोमस डिवीजन, जिनके द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बजट की रिगार्डिंग जो है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिए जाते हैं और वो अकाउंटेबल हैं अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए गाइज. सो दिस इज द मोस्ट कोर एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे हम लोगों को अलाइन होती हुई देखने के लिए मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड बैंक्स आउटकम, अगर वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर को जो है वो ऑप्ट करते हैं भाई. ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. अब ये हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के बारे में बात कर ली. इसी तरह से डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शंस जो कि अलग अलग टीम्स के द्वारा जो है परफॉर्म किए जाते हैं, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच. स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस. जैसे यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट हो गए या फिर क्रेडिट कार्ड डिवीजन के बारे में बात की गई थी केस स्टडी के अंदर. और जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है विच इज द थर्ड मॉडल, वहां पे हम लोग देखते हैं कि कोहेसिव अप्रोच ऑप्ट की जाती है, जहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन के थ्रू ही स्केलेबिलिटी के थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश की जाती है रादर देन ओपनिंग द सेपरेट बिजनेस लाइंस गाइस. ठीक है, तो तीनों मॉडल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए यहाँ पे भी. आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन गाइस. Consider the following statements regarding retail banking. It primarily deals with a small number of high net worth clients. The average ticket size of transaction is very large. It involves providing services to a large number of individual depositors. So which of the following statement given above is or are correct here? Again, a statement based question is there. So your options are 1 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here guys? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 ओनली. अब देखिए यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इट प्राइमरीली डील्स विद स्मॉल नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स. सो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के साथ में तो डील करते हैं हम लोग यहाँ पे बट नॉट स्मॉल नंबर. हम लोगों को वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स जो है वो अपने देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग गाइस. ठीक है, नेक्स्ट इज द एवरेज टिकट साइज ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी लार्ज. अब देखिए एवरेज जो टिकट साइज रहता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन का, दैट इज नॉट लार्ज गाइस, दैट इज स्मॉल इन नंबर. टिकट साइज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन मतलब जो डिपॉजिट्स किए जाते हैं, जो डिपॉजिट्स किए जाते हैं या फिर जो लोन्स लिए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा, उनका जो अमाउंट है वो काफ़ी लो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ये आप लोगों के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से गाइस. सो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा भी. After that, now there is a case study again. Innovate Bank identified a gap in its product portfolio for students aged, जिन स्टूडेंट्स की एज जो 16 से 21 साल के बीच में है. The management team decided to develop a new banking product tailored to this segment. The product manager Priya was tasked with leading this initiative. अब जो प्रिया की टीम है वो कंडक्ट करती है एक मार्केट सर्वे थ्रू द ऑनलाइन पोल्स एंड कैंपस विजिट. दे आइडेंटिफाइड की नीड्स. उन्होंने कुछ की नीड्स को आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये क्या चाहते हैं, जीरो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट हो, यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप हो बजटिंग के लिए, स्मॉल टिकट एजुकेशन यहाँ पे इनको प्रोवाइड की, स्मॉल टिकट एजुकेशन रिलेटेड लोन्स इनको प्रोवाइड किए जाएं और फी वेवर दे दी जाए ऑन द डिजिटल ट्रांजेक्शन. सो ये कुछ नीड्स थी जिनको आइडेंटिफाई किया गया प्रिया की टीम के द्वारा. अब जब बैंक है, द बैंक देन डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप प्रोडक्ट कॉल्ड स्टूडेंट फ्यूचर. एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया गया जिसका नाम क्या रखा गया, स्टूडेंट फ्यूचर. अब इंस्टेड ऑफ फुल लॉन्च उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि टू रोल आउट इट ऑन अ पायलट बेसिस इन 10 कॉलेजेस अक्रॉस अ सिंगल सिटी टू गॉज द रियल वर्ल्ड यूसेज एंड एक्सेप्टेंस. सो दैट उनको समझ आया कि भाई क्या हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको एक्सेप्टेंस भी मिलेगी मार्केट में या फिर नहीं मिलेगी गाइस. ठीक है, सो दिस इज अ केस स्टडी ऑफ इनोवेटिव बैंक. नाउ after the pilot launch, Priya and her team collected data showing that while the app was popular, the process for applying for small ticket loan was considering too lengthy. According to the standard product development cycle in retail banking, what should be the immediate next step? अब next step क्या होना चाहिए? Immediately halt the entire project to avoid further cost as the feedback was negative on one feature.
proceed with the final rollout of the product across the entire national market to meet the financial year target, fine tune the product by simplifying the loan application process based on the pilot feedback before a full scale launch. Option D क्या बोल रहा है, go back to the first step and conduct a new market survey to re-identify the need of students. So what should be the immediate step जो कि प्रिया की टीम को यहाँ पे लेना चाहिए भी एज पर द स्टैंडर्ड जो कि हम लोगों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए. जो भी फीडबैक आ रहा है उस फीडबैक को जो उस फीडबैक को इनकलकेट करना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर. फाइन ट्यून द प्रोडक्ट बाय सिंप्लीफाइंग द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द पायलट फीडबैक बिफोर द फुल स्केल लॉन्च. फुल स्केल के ऊपर लॉन्च करने से पहले जो फीडबैक आया है कि भाई लोन की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करो, उसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए. उसके बाद ही जो है वो फुल स्केल के ऊपर जो है प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाना चाहिए गाइस. सो इस तरह से जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है गाइस. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग. अब रिटेल बैंकिंग के अंदर मार्केटिंग की स्टेजेस कौन कौन सी हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं? एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल या फिर मिक्स. सो यू नीड टू चूज द करेक्ट कोड हेयर. 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले मार्केटिंग एनालिसिस हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जहां पे हम लोग जो है वो स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, इसके अलावा EIC एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करते हैं. EIC एनालिसिस क्या है? जहां पे इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपटीटर्स का एनालिसिस किया जाता है. आफ्टर दैट हम लोग जो है प्लानिंग करते हैं. वी यूज टू प्लान द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को जो है वो डिफाइन करेंगे और अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए जो है वो अलग अलग तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन करेंगे. आफ्टर दैट स्ट्रेटेजी विल बी इंप्लीमेंटेड एंड फाइनली हम लोग जो है कंट्रोल कर लेंगे. कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी, जिसको इंप्लीमेंट किया, क्या वहां से जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट और जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अगर वो सेम है तो ठीक है. अगर नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे या फिर कंट्रोल करेंगे कि व्हाट इज द लैग, कहाँ पे जो है वो लैग देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को. सो ये चार स्टेजेस जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग. मिक्स इज नॉट अ स्टेज गाइस, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज अब की स्टडी अगेन आप लोगों के सामने. अब बैंक इज एनालाइजिंग इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स. इवेलुएट द फॉलोइंग 4 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स मेड बाय इट्स मैनेजर्स. सो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? वी शुड ऑफर 0.25% हायर इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट ओनली टू कस्टमर्स जिनके द्वारा जो डिपॉजिट्स है वो 50 लाख से ज़्यादा किए गए हैं, एज दिस विल हेल्प अस टू अट्रैक्ट लार्ज एंड स्टेबल फंड्स. स्टेटमेंट 2 क्या दी जा रही है मैनेजर्स के द्वारा कि भाई फॉर आर प्रीमियम एलाइट बैंकिंग कस्टमर्स वी शुड क्रिएट अ सिंगल पैकेज दैट इंक्लूड्स जीरो बैलेंस अकाउंट, preferential home loan rate and free demat services for all the fixed monthly fee, all for a fixed monthly fee. स्टेटमेंट 3 क्या बोली जा रही है? आर प्राइसिंग शुड बी स्टैटिक एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल रिटेल प्रोडक्ट्स टू इंश्योर एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एंड अवॉइड any perception of discrimination among our customers. Statement 4 क्या बोल रही है? We have decided to reduce the processing fee on all personal loans across the board irrespective of the loan amount or the customer relationship with the bank as the short term tactical move guys. So ये चार statements जो दी जा रही हैं यहाँ पे managers के द्वारा. Now which of the following correctly classifies these statements as being aligned with the specific strategies. तो जो statement 1 है क्या वो प्राइस बंडलिंग को illustrate कर रही है और statement 3 illustrate कर रही है जनरल स्ट्रक्चरिंग को. statement 2 illustrate preference pricing and statement 2 illustrates price bundling. statement 2 illustrates preference pricing while statement 4 illustrates fine tuning of price based on the quantum and volume. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 3 जो है वो इलस्ट्रेट कर रही है प्राइस बंडलिंग को, जबकि स्टेटमेंट 4 जो है इलस्ट्रेट कर रही है प्रेफरेंस प्राइसिंग को. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अब देखिए गाइस यहाँ पे प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज हम लोग देखते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो स्टेटमेंट 1 है वो इलस्ट्रेट कर रही है प्रेफरेंस प्राइसिंग को, जबकि जो स्टेटमेंट 2 है वो इलस्ट्रेट कर रही है प्राइस बंडलिंग को. एक बार इन स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं. तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस प्राइसिंग. स्टेटमेंट 2 प्राइस बंडलिंग. स्टेटमेंट 1 प्रेफरेंस प्राइसिंग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो भी कस्टमर्स जिनके 50 लाख से ज़्यादा के डिपॉजिट्स हैं उनको 0.25% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर ऑफर करने की बात की जा रही है. तो ये प्रेफरेंस प्राइसिंग का ही पार्ट बनता है, जहाँ पे जो हमारे प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं उनको हम लोग जो कंसेशनल रेट के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं. ठीक है,
हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे एफडी ऑफर की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलाइन होती है विद द प्रेफरेंस प्राइसिंग। स्टेटमेंट 2 के अंदर क्या बोला जा रहा है कि हम लोग एक सिंगल पैकेज बनाए हैं जिसके अंदर हम लोग जो है अपने प्रीमियम एलीट जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं उनको एक सिंगल पैकेज के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करें, जहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट रखें, प्रेफरेंशियल होम लोन रेट रखें और फ्री डीमैट सर्विस। तो मतलब बंडल कर दिया गया है यहाँ पे, होलिस्टिक प्राइसिंग भी इसको बोल देते हैं, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट करेक्टली अलाइंस विद द बंडल्ड प्राइसिंग गाइस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट केस स्टडी इज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इज रिव्यूइंग इट्स रिटेल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। द मैनेजमेंट हैज ऑब्जर्व्ड दैट इट्स वन साइज फिट ऑल सेविंग अकाउंट एंड पर्सनल लोन प्रोडक्ट आर नॉट इफेक्टिवली अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग कस्टमर्स अक्रॉस डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जो हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग है वो प्रपोज करते हैं एक नई स्ट्रेटेजी विच इज सेंटर्ड ऑन कस्टमर सेगमेंटेशन प्राइमरली बेस्ड ऑन द इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर्स टू डेवलप द टेलर्ड प्रोडक्ट एज पर द सेगमेंट्स गाइज। अब जो बैंक है उसका इंटरनल डेटा अलाइन करता है विद द स्टैंडर्ड सेगमेंटिंग मॉडल, जहां पे ये बोला जाता है कि भाई मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट किसको बोला जाएगा, जिन कस्टमर्स की इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम के बीच में होगी। मास एफ्लुएंट किसको बोला जाएगा, 10 से 50 लाख रुपए पर एनम के बीच में। सुपर एफ्लुएंट किसको बोला जाएगा, जिनकी इनकम 50 से 400 लाख रुपए पर एनम के बीच में रहेगी, ठीक है। नाउ following the principle of customer segmentation, which of the following product development strategy is most likely to be effective for the global trust bank guys? Your options are launch a single premium elite banking package with a high minimum balance requirement, preferential wealth management service and estate planning, and market it aggressively to all customers regardless of their income. ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, फॉर द मास मार्केट सेगमेंट फोकस ऑन अ बेसिक जीरो फ्रिल सेविंग अकाउंट विद लो मिनिमम बैलेंस एंड स्मॉल प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन फॉर इमरजेंसीज। फॉर सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट ऑफर अ डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एंड स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। या फिर ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यू ऑल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड डेवलप अ कंप्लीटली न्यू स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एवरी क्वार्टर, रोटेटिंग द टारगेट सेगमेंट रैंडमली टू क्रिएट द मार्केट बस। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, combine the needs of the mass affluent and super affluent segment into one group to simplify product design, creating a single product that is moderately priced and have a average feature to cater this combined affluent group guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. तो मास मार्केट जो सेगमेंट है उसके लिए जो ये पर्टिकुलर बैंक है इसको जो है वो फोकस करना चाहिए बेसिक जीरो फ्रिल सेविंग अकाउंट के ऊपर विद लो मिनिमम बैलेंस एंड स्मॉल प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स फॉर द इमरजेंसी। जबकि जो सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट है, क्योंकि सुपर एफ्लुएंट कस्टमर्स जो है वो हमारे हाई नेटवर्क कस्टमर्स हैं, तो उनको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर ऑफर करना पड़ेगा, कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफर करने पड़ेंगे सो दैट उनकी नीड्स को जो है वो केटर किया जा सकेगा इस, ठीक है। सो ये अब ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे ये जो हमारे सेगमेंटेशन हम लोगों ने इनकम के बेसिस पे देखी, इस इनकम के बेसिस पे जो ये सेगमेंटेशन हम लोगों ने देखी इसी के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। रिवर्स वे में भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, यू कैन बी आस्क्ड टू मैच द फॉलोइंग मास एफ्लुएंट, मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट, इनका मैच दी फॉलोइंग में इनकम के साथ में मैच करने के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल गाइस। नेक्स्ट इज wealth servers bank uses Maslow's hierarchy to align product with its customer life stages. Their mapping includes, उन्होंने मैपिंग की और उन्होंने मैप किया कि भी जो सेफ्टी नीड है उसको कैटर करने के लिए फिक्स डिपॉजिट और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट ऑफर किए जा सकते हैं, सोशल नीड्स को कैटर करने के लिए होम लोन, फैमिली हेल्थ प्लान जैसे प्रोडक्ट ऑफर किए जा सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को कैटर करने के लिए लेगेसी ट्रस्ट और फिलेंथ्रोपी एडवाइजरी जो सर्विसेज हैं वो ऑफर की जा सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो आप लोगों के सामने दिया है, एक रिलेशनशिप मैनेजर है जो कि दो क्लाइंट से मिलता है। पहले क्लाइंट है रोहन जिनकी एज 24 साल है, ही इज अ न्यू रिक्रूट एंड ही वांट टू सिक्योर हिज फाइनेंसेस एंड सेव फॉर हिज फैमिली वेकेशन। दूसरे जो क्लाइंट है उनका नाम है मिस्टर मेनन जिनकी एज 70 ईयर्स है, ही इज अ रिटायर्ड प्रोफेशनल और वो एक एंड ही इज सीकिंग टू फंड अ कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड प्लान हर एस्टेट, ठीक है। तो ये मिसिस मेनन जो है ये एक कम्युनिटी लाइब्रेरी के लिए जो है वो फंड सीक कर रहे हैं और एक अपनी एस्टेट को प्लान करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। नाउ applying the Maslow's framework, which product pairing is the most appropriate? Your options are रोहन लेगेसी ट्रस्ट, ठीक है, मिसिज मेनन फिक्स डिपॉजिट, रोहन को जो है फैमिली हेल्थ प्लान और मिसिज मेनन को फिलेंथ्रोपी एडवाइजरी, और रोहन को जो है वो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और मिसिज मेनन को पर्सनल लोन, और रोहन को स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट और मिसिज मेनन के साथ में जो है वो ट्रेवल इंश्योरेंस। सो कौन सी पेयरिंग जो है वो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट देखने के लिए मिल रही है एज पर द मैस्लोज फ्रेमवर्क? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रोहन को जो है फैमिली हेल्थ प्लान ऑफर किया जाए और मिसिज मेनन को जो है फिलेंथ्रोपी एडवाइजरी जो है वो ऑफर की जाए, बिकॉज मिसिज मेनन शी इज अ रिटायर्ड प्रोफेशनल, ठीक है।
सो वो अपनी जो है वो एस्टेट को प्लान करना चाह रहे हैं और वो फंड सीख कर रहे हैं कम्युनिटी लाइब्रेरी के लिए, तो इसीलिए इनको जो फिलेंथ्रोपी एडवाइजरी प्रोवाइड की जानी चाहिए। जबकि क्योंकि ये जो फंड सीख कर रहे हैं कम्युनिटी लाइब्रेरी की, इट इज़ अ फिलंथ्रोपिकल एक्ट गाइस, ठीक है। जबकि जो रोहन है जिनकी एज 24 ईयर्स है, ठीक है, तो ही इज सीकिंग, ही वांट टू सिक्योर सम फाइनेंसेस एंड सेव फॉर हिज फैमिली वेकेशन, तो उनको जो है वो हम लोगों के द्वारा जो है वो फैमिली हेल्थ प्लान जो है वो ऑफर किया जा सकता है गाइस, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ, ठीक है। फैमिली हेल्थ प्लान ऑफर किया जाता है। अब देखिए गाइस, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से, जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, इसमें 5 तरह की नीड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो पांचों नीड्स की हायरार्की के बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस नीड को कैटर करने के लिए किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो ऑफर किया जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं, लगभग हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस शोज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इन ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर टू द मोस्ट। अब कंपाउंडिंग के पीरियड्स यहाँ पे दिए गए हैं, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल। तो आप लोगों ने अरेंज करना है लीस्ट नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसीज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट, जहाँ पे सबसे कम जो है वो कंपाउंडिंग हो रही है और सबसे ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रही है, इस सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, एनुअल, मंथली, क्वार्टरली, क्वार्टरली, एनुअल, मंथली, एनुअल, क्वार्टरली और मंथली गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो एनुअल जो कंपाउंडिंग हो रही है वहां पे साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है, क्वार्टरली के अंदर साल में 4 बार, और मंथली के अंदर हर महीने जो है वो कंपाउंडिंग होती हुई देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। तो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज, मिस्टर कपूर who is 50 years aged, ठीक है, has paid off his home loan as has and has a substantial investment. He is now focused on maximizing his wealth for a comfortable retirement and is interested in specialized senior citizen deposit scheme that offers higher interest rate. अब जो मिस्टर कपूर है उनका इंटरेस्ट है रिटायरमेंट सॉल्यूशन में, तो ये जो उनका इंटरेस्ट रिटायरमेंट सॉल्यूशन में है, ये इनको किस लेवल ऑफ नीड के ऊपर रख रहा है इन द मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो भी आप लोगों को मैंने बताया। सो योर ऑप्शंस आर सेफ्टी नीड, लव और बिलोंगिंग नीड, एस्टीम नीड्स, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is self actualization need guys। अब देखिए टॉप मोस्ट लेवल, सबसे जो लोएस्ट लेवल ऑफ नीड है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद हम लोगों को जो सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड देखने के लिए मिलती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड, जहां पे एक इंडिविजुअल जो है अपने लाइफ के फुलेस्ट पोटेंशियल को जो है यूटिलाइज करना चाहता है। तो रिटायरमेंट सॉल्यूशन जो है वो बैंक्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं टू केटर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। Next is, Metro Bank launched a revolutionary digital product called Swift Pay Wallet 5 years ago. अब जो प्रोडक्ट की जर्नी है दैट इज आउटलाइंड बिलो, उसको किस तरह से प्रोडक्ट की जर्नी रही है उसको आउटलाइन किया गया है फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर, जिसको इंट्रोडक्शन फेज बोला जाता है। वहां पे जो बैंक है उसने इन्वेस्ट किया हैवीली इन द मार्केटिंग टू क्रिएट अवेयरनेस। सेल्स वॉल्यूम वर लो एंड रेवेन्यू वॉज सिग्निफिकेंटली लेस देन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट, ठीक है। ईयर 3 दैट इज ग्रोथ, जहां पे हम लोगों ने देखी तो कस्टमर ने जो था वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट को, ठीक है। तो प्रोडक्ट ने जो है ब्रोक इवन, मतलब ब्रेक इवन को मीट कर लिया और स्टार्टेड जनरेटिंग प्रॉफिट एज इट गेन्स अ वाइडर यूजर बेस। अब ईयर 4 जहां पे मेच्योरिटी हम लोगों ने देखी, तो जो स्विफ्ट पे है वो अपने उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो पीक के ऊपर है इस पर्टिकुलर मेच्योरिटी स्टेज के अंदर, जो मार्केट है वो सेचुरेटेड हो चुकी है। अब विद द मोस्ट पोटेंशियल यूजर ऑलरेडी ऑन बोर्ड, जो मोस्ट पोटेंशियल यूजर्स हैं वो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्विफ्ट पे वॉलेट को यूज कर रहे हैं, जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी स्टेगनेंट हो जाती है। ईयर 5 जहां पे डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी विच इज़ अ यूपीआई बेस्ड पेमेंट उसने मार्केट में एंटर किया, जिस वजह से जो स्विफ्ट पे ट्रांजेक्शन है उनका वॉल्यूम जो है वो फॉल करना स्टार्ट कर गया, ठीक है, शार्पली, एज द कस्टमर माइग्रेटेड टू मोर इंटरऑपरेबल एंड कन्वीनियंट यूपीआई सिस्टम। अब जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाता है। तो दिस इज अ केस स्टडी रिगार्डिंग अ मेट्रो बैंक गाइस। नाउ द डिक्लाइन इन द स्विफ्ट पे वॉलेट इन ईयर 5 as described in the case is the classic example of phenomenon in the product life cycle। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों को 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो ये जो डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे स्विफ्ट पे वॉलेट का इन द ईयर 5, ये कौन से किस चीज़ का क्लासिक एग्जाम्पल है? इंस्टेंट डेथ ड्यू टू इनकरेक्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग एट द लॉन्च, अननेचुरल एंड अनअवॉइडेबल प्रोग्रेशन थ्रू इट्स saturation phase, obsolescence caused by the fast changing technology, a failure in the initial marketing strategy that was only realized later। So what should be the right answer? The right answer will be option number C। क्योंकि देखिए यूपीआई बेस्ड जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल पेमेंट सॉल्यूशन था जब वो आया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जो मेट्रो बैंक था, इसने अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं किया विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जिस वजह से ऑब्सोलिसेंस इसको देखने के लिए मिला गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर।
नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 15G एंड 15H। अब ये फॉर्म 15G और 15H के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फॉर्म 15H इज टू बी सबमिटेड बाय इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स। द सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G और 15H इज अ वन टाइम एक्टिविटी एंड इज वैलिड फॉर ऑल फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर्स। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन above is or are correct here? Your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. What should be the right answer, guys? The right answer will be option number D, that is neither one nor two. अब देखिए फॉर्म 15G और 15H इनका यूज किया जाता है टू रिक्लेम द अमाउंट जो कि टीडीएस की फॉर्म में काट लिया गया है। अब फॉर्म 15G का जो यूज है वो किया जाता है उन इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी एज 60 ईयर से कम देखने के लिए मिल रही है, जबकि फॉर्म 15H का यूज किया जाता है उन इंडिविजुअल्स के द्वारा जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। अब इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है अभी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म 15G आना चाहिए था। द सबमिशन ऑफ द फॉर्म 15G और 15H इज अ वन टाइम एक्टिविटी एंड इज वैलिड फॉर द ऑल फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर। नहीं भी, जब भी आपका टीडीएस जो कट रहा है तो उसको क्लेम करने के लिए आप लोगों को जो फॉर्म 15G और 15H का जो है यूज करना पड़ेगा। जब भी आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम के ऊपर इन फॉर्म्स को फिल किया जाता है, सो दैट अपने अमाउंट को आप लोग जो है वो रिक्लेम कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए नीदर वन नॉर टू विल बी द राइट। Based on the regulation of basic saving bank deposit account, which of the following statements made by the bank official is correct? तो BSBD अकाउंट जिसको हम लोग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो सर यू विल नीड टू मेंटेन अ मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ऑफ ₹1000 इन दिस अकाउंट और यू विल हैव टू लेवे अ पेनल्टी चार्जेस। दिस अकाउंट अलाउज यू अनलिमिटेड फ्री ATM withdrawals every month for your convenience. You can open this BSBDA with us even if you already hold a regular saving account in your bank. This account provides you with an ATM or debit card and you can make deposit without any limit. However, you are allowed ओनली अ मैक्सिमम ऑफ 4 विड्रॉल इन अ मंथ विच इंक्लूड्स द ATM विड्रॉल। अब BSBD अकाउंट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए BSBD अकाउंट जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को, जहां पे कस्टमर्स को ATM और डेबिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब डिपॉजिट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, बट अगर आप लोगों ने जो है वो विड्रॉल करना है तो मैक्सिमम 4 विड्रॉल्स BSBD अकाउंट्स के थ्रू की जा सकती हैं इंक्लूडिंग द ATM विड्रॉल। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन और ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे भी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अमेंडमेंट 2017, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंडेटरी बताया गया है फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट बारिंग द स्पेसिफिक एक्सेप्शंस? सो योर ऑप्शंस आर वोटर आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर एंड परमानेंट अकाउंट नंबर, पासपोर्ट एंड यूटिलिटी बिल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट एंड राशन कार्ड। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जब अमेंडमेंट हुई 2017 के अंदर, तो कौन से जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बन गए यहाँ पे बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आधार कार्ड एंड परमानेंट अकाउंट नंबर। गाइस अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो उस केस में फिर जो है वो फॉर्म 60 के थ्रू जो है डिक्लेरेशन देनी पड़ती है अभी। Next is a bank is considering launching a new digital wallet. The management team is discussing whether the bank existing IT infrastructure can support the new product security and transaction load. This discussion is part of which stage of the product development? So concept testing, business and market analysis, idea screening या फिर commercialization. अब देखिए जब भी एक नए प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है तो मल्टीपल स्टेजेस रहती हैं वहाँ पे, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है वो बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, आफ्टर दैट फाइनली जो है वो प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये बैंक है वो जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि भाई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर पाएगा नए प्रोडक्ट को या फिर नहीं कर पाएगा, तो ये कौन सी स्टेज का पार्ट बनता है गाइस? कंसेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस, आइडिया स्क्रीनिंग या फिर कमर्शियलाइजेशन? सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइडिया स्क्रीनिंग। भाई आइडिया स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग अगर नए प्रोडक्ट को डिजाइन करना है तो क्या नया प्रोडक्ट डिजाइन करने की जरूरत है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, और अगर नया प्रोडक्ट डेवलप करना ही है तो उस केस में क्या हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नए प्रोडक्ट को हैंडल कर पाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया डेवलप करना पड़ेगा? तो इसीलिए आइडिया स्क्रीनिंग विल बी द राइट वन हियर गाइस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स? अब गाइस यहां से भी लगभग हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। सो 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, योर स्टेटमेंट्स आर प्रमोशन रेफर्स टू द एफर्ट ऑफ अ बैंक
link to reach the customer. Place has no physical boundaries. People concept in the marketing refers to the people who are doing the marketing strategies and also people who are the beneficiaries of marketing strategies. Statement 4 क्या बोल रही है? Physical evidence refers to developing tangibility to the intangibility concept of banking services. So 4 statements दी गई हैं 7 P's of marketing mix को लेकर के. You need to choose the correct code here. Your options are 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number D. चारों की चारों स्टेटमेंट सही हैं. 7 P's यहाँ पे क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये P से ही स्टार्ट होते हैं, P अल्फाबेट से ही स्टार्ट होते हैं. तो प्रमोशन का मतलब क्या है कि जो एफर्ट किए जा रहे हैं बैंक के द्वारा कि किस तरह से जो है वो कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए, उसी को प्रमोशन बोला जा रहा है. प्लेस हैज नो फिजिकल बाउंड्रीज, क्योंकि आप लोग ब्रांचेस के थ्रू भी प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी जो है वो प्रोडक्ट को अवेल कर सकते हैं. सो देर इज नो फिजिकल बाउंड्री विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल की जब हम लोग बात करते हैं. आफ्टर दैट पीपल कौन है यहाँ पे इस मार्केटिंग मिक्स के अंदर? पीपल को हम लोग जो है वो उन एंटिटीज को कंसिडर कर रहे हैं जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और जो बेनिफिशियरीज है उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, उन दोनों को ही पीपल माना जा रहा है यहाँ पे भी. फिजिकल एविडेंस क्या है? फिजिकल एविडेंस के थ्रू इनटेंजिबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है. जैसे बैंक्स के द्वारा पासबुक हो गया, चेकबुक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जा सके. सो चारों की चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. रिमेनिंग 3 पीज के रिस्पेक्ट में भी जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किया जा सकता है फ्रॉम दिस 7 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स गाइस. ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज, अब केस स्टडी आप लोगों के सामने. एनालाइज द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द नेशनल ट्रस्ट बैंक फॉर द फिस्कल ईयर. इंटरेस्ट ऑन अर्नड ऑन द लोन्स $80 million, इंटरेस्ट अर्नड ऑन सिक्योरिटीज $20 million, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स $45 million, फी इनकम इज $15 million. ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट $30 million दी गई है. एवरेज टोटल एसेट फॉर द ईयर जो है वो $1200 million के दिए गए हैं. अब व्हाट इज द बैंक्स रिटर्न ऑन एसेट? अब देखिए गाइज, अगेन यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है, बट अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है रिटर्न ऑन एसेट के लिए, विच इज नेट इनकम विल बी डिवाइडेड बाय द एवरेज बैंक एसेट गाइज. ठीक है, एवरेज बैंक एसेट के साथ में जो है नेट इनकम को डिवाइड कर देते हैं हम लोग. तो एवरेज बैंक एसेट आप लोगों के पास गिवन है. नेट इनकम हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग. नेट इनकम इज जो हमारी फी बेस्ड इनकम है प्लस जो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम है माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. ठीक है, अब फी बेस्ड इनकम कितनी दी गई है आप लोगों के पास? यहाँ पे फी बेस्ड इनकम 15 मिलियन दी गई है. नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालेंगे? जो सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट अर्न हुआ और जो लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट अर्न हुआ 80 + 20 100, इस और इसके अलावा जो इंटरेस्ट पे किया गया डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स के ऊपर, इन दोनों को हम लोग जो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 100 - 45. ठीक है, तो 55 मिलियन हमारे पास जो है वो 55 मिलियन हमारे पास जो क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी नेट इंटरेस्ट इनकम की. फी बेस्ड इनकम आप लोगों के पास ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, 15. ठीक है, प्लस 55. ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट 30 गिवन है आप लोगों के पास. एवरेज बैंक एसेट की वैल्यू गिवन है. सिंपली इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास जो रिटर्न ऑन एसेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी विच विल बी 3.33% गाइस. ठीक है, तो आप लोगों को सिंपली गाइस ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए कि भी रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, विच इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज बैंक एसेट गाइस. नेक्स्ट इज, अब केस स्टडी आप लोगों के सामने. मेट्रो बैंक हैज रिसेंटली फेस सेवरल फाइनेंशियल सेटबैक्स. द बैंक्स मैनेजमेंट इज एनालाइजिंग डिफरेंट इंसिडेंट्स टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. इंसिडेंट 1 क्या है? अ बिजनेस ग्रुप टू हुम द बैंक हैड लेंट ₹50 crore फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिफॉल्टेड ऑन इट्स लोन रीपेमेंट ड्यू टू डाउनटर्न इन द प्रॉपर्टी मार्केट. इंसिडेंट 2 क्या बोल रहा है? द बैंक्स ट्रेजरी डिवीजन सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉसेज व्हेन equity markets crashed unexpectedly, negatively impacting the value of the bank investment portfolio. Incident 3 क्या है? A group of bank employees at the branch were involved in sophisticated fraud where they processed fake loan applications leading to direct financial loss for the bank. Incident 4 क्या बोल रहा है? The bank aggressively expanded its retail loan book in a rising interest rate environment without a proper hedging strategy. As rates rose, a large number of borrowers defaulted and value of loan portfolio dropped sharply guys. So based on these incidents described, which of the following correctly identifies the primary type of risk involved in each case? Incident 1 जो है ऑपरेटिंग रिस्क, इंसिडेंट 2 क्रेडिट रिस्क, इंसिडेंट 3 बिजनेस रिस्क, इंसिडेंट 4 मार्केट रिस्क. अब 4 तरह के रिस्क देखने के लिए मिलते हैं
उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, इंसिडेंट 1 इज क्रेडिट रिस्क, इंसिडेंट 2 इज मार्केट रिस्क, इंसिडेंट 3 इज ऑपरेटिंग रिस्क, इंसिडेंट 4 इज बिजनेस रिस्क। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इंसिडेंट 1 इज टॉकिंग अबाउट द मार्केट रिस्क, इंसिडेंट 2 इज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग रिस्क, इंसिडेंट 3 के अंदर क्रेडिट रिस्क की बात की जा रही है, और इंसिडेंट 4 जो बिजनेस रिस्क की बात कर रहा है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इंसिडेंट 1 इज टॉकिंग अबाउट द बिजनेस रिस्क, इंसिडेंट 2 इज टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट रिस्क, इंसिडेंट 3 जो मार्केट रिस्क के बारे में बात कर रहा है, और इंसिडेंट जो 4 है वो ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में बात कर रहा है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इंसिडेंट 1 जो क्रेडिट रिस्क के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रेडिट रिस्क क्या है, जब भी आप लोगों ने किसी को फंड लेंड किया हुआ है बैंक ने, अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है उस फंड को रीपे करने से, तो उस वजह से जो रिस्क राइज होता है उसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। मार्केट रिस्क क्या है, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि देखिए इंसिडेंट 2 को देख लीजिए, इंसिडेंट 2 जहां पे सिग्निफिकेंट लॉस हो गया, इसने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और मार्केट रेट फ्लक्चुएट कर जाते हैं, उस वजह से जो रिस्क होता है उसको मार्केट रिस्क बोल देते हैं। इंसिडेंट 3 के अंदर ऑपरेटिंग रिस्क क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इंसिडेंट 3 में क्या बोल रहा है कि भाई हम लोगों को सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड के अंदर जो इन्वॉल्व होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, वेयर प्रोसेस्ड फेक लोन एप्लीकेशन हम लोगों को जो प्रोसेस होती हुई देखने के लिए मिल रही है। सो मतलब फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है, तो उस वजह से जो रिस्क राइज होगा उसको हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क बोल देंगे। इंसिडेंट 4 इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया जा रहा है, प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो है वो सही से यूज नहीं कर पा रहा है यहाँ पे जो पर्टिकुलर मेट्रो बैंक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन गाइस। नेक्स्ट इज कंपनी XYZ लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख एंड इंटरेस्ट पेड ऑफ रुपीज 50,000। इट ऑल्सो पेड 10% पर एनम टैक्स ऑन द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट। तो आप लोगों को नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कंपनी के लिए। अब गाइस देखिए नेट प्रॉफिट, अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, हम लोग जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं जो इंटरेस्ट और टैक्सेस हम लोगों ने पे करने हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों के पास यहाँ पे 3 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है, 3 लाख रुपए आप लोगों के पास जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो 50,000 पे किया हुआ है, ठीक है, 50,000 इंटरेस्ट पे किया, और इसके अलावा टैक्स भी पे किया 10% पर एनम टैक्स ऑन द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट। मतलब 3 लाख में से 50,000 जब हम लोगों ने निकाल लिए तो 2,50,000 के ऊपर जो है वो हम लोगों ने 10% इंटरेस्ट पे किया, मतलब 25,000 इंटरेस्ट पे कर लिया हम लोगों ने। तो नेट प्रॉफिट हम लोगों को कैसे निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज 3 लाख माइनस हम लोग जो है वो जो हमारे पास इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया वो कितना किया 25,000, 50,000 रुपए हमारे पास जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है, और टैक्स की पेमेंट 25,000 की है, तो 75,000 टोटल हमारे पास आ गया। 3 लाख में से जब 75,000 निकाल देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा गाइस। सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी गाइस, दैट इज 2,25,000 अभी। तो इसीलिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए था, वैल्यूज पुट करनी थी, और आप लोगों को नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे आप लोग गाइस। नेक्स्ट इज केस स्टडी आप लोगों के सामने। शर्मा एंड सन इज अ रैपिडली ग्रोइंग मीडियम साइज एंटरप्राइज। देयर बैंकिंग एक्सपोजर अक्रॉस द फाइनेंशियल सिस्टम हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड ड्यू टू taking loans for the expansion. The company currently holds a current account with the Prime Bank. The finance manager is now trying to open a current account with Growth Bank to manage the transaction for from a new business vertical. अब जो कंपनी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। टोटल बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर कितना है, 6 करोड़। एक्सपोजर विद प्राइम बैंक इज 1 करोड़ विच इज लेस देन 10% ऑफ द टोटल एक्सपोजर। एक्सपोजर विद द ग्रोथ बैंक जो है वो 0 दिया गया है बिकॉज दे आर द न्यू क्लाइंट हियर। Now, as per the prevailing guidelines for opening a current account, which of the following is the correct course of action for the Growth Bank? Growth Bank can freely open a full service current account for Sharma and Sons as there is no restriction. Growth Bank cannot open any type of account for for Sharma and Sons since the company's exposure is above 5 crore. Growth Bank can open a current account only if the company closes its existing account with the Prime Bank. Growth Bank can only open a collection account for Sharma and Sons. It cannot open a full service current account because company's exposure is above 5 crore and Growth Bank does not have at least 10% of that exposure. So again ये आप लोगों से जो करंट अकाउंट के जो ओपनिंग है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। देखिए गाइज ये बहुत ही जनरल सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई जब भी एक इंडिविजुअल का जो बैंकिंग सिस्टम से एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से एक्सीड करता है तो उस केस में उसी बैंक के अंदर उसका करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा जिस बैंक ने उसको 10% ऑफ द एक्सपोजर जो है वो ऑलरेडी दे रखा है। बाकी सभी बैंक्स में उसका जो है कलेक्शन अकाउंट ओपन अप किया जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज
Mr. Sharma, a 45-year-old individual, has earned rupees 42,000 as interest on the fixed deposit in a financial year. He has provided his PAN card to the bank. What action should the bank take now? Deduct the TDS at 20% since the interest exceed 40,000. Deduct the TDS at 10% since he has provided PAN and interest exceed 40,000. No TDS required as he has provided the PAN card. Bank need to deduct the TDS at 5% as the special concession. So what should be the right answer? देखिए guys, TDS क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो इंडिविजुअल्स जो जिनकी हम लोगों को जो है वो इनकम 40,000 से एक्सीड करती हुई देखने के लिए मिल रही है और उनकी एज जो है वो 60 ईयर से कम है, तो उस केस में अगर उनकी इनकम जो है वो हम लोगों को 40,000 से ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है फ्रॉम दीज फिक्स डिपॉजिट्स, तो उस केस में 10% जो है उनका टीडीएस काटा जाएगा अगर उन्होंने पैन कार्ड दे रखा है गाइस. ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. दिस इज डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट इज द वर्मा फैमिली कंप्राइजिंग मिस्टर वर्मा जिनकी एज 42 ईयर्स एंड मिसिस वर्मा जिनकी एज 38 ईयर्स है, विशेज टू परचेज अ न्यू अपार्टमेंट. दे हैव अप्रोच्ड रिलायबल बैंक फॉर अ होम लोन. मिस्टर वर्मा इज अ सैलरीड एम्प्लॉय विद अ ग्रॉस मंथली इनकम ऑफ 2 लाख रुपीज. After statutory deductions, his net salary is 1,60,000. He has an existing car loan EMI of 15,000. Mr. Verma is self-employed with a stable net monthly income of 50,000. They have selected a property valued at 90 lakh. ठीक है, दे सेव्ड रुपीज 20 लाख फॉर द डाउन पेमेंट. अब ये मिस्टर वर्मा की फैमिली के रिगार्डिंग यहाँ पे केस स्टडी गिवन है. सो बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग होम लोन गाइडलाइंस एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट बाय द बैंक इज मोस्ट एक्यूरेट? योर ऑप्शंस आर द लोन कैन बी सैंक्शनड फॉर द फुल अमाउंट ऑफ 70 लाख. ठीक है, as the down payment meets the minimum requirement, the family's combined net income is sufficient to cover the EMI. Option B क्या बोल रहा था? loan amount requested 70 lakh is not permissible because for a property above 75 lakh the maximum loan to value ratio is 75%. therefore जो maximum loan है they can get is 67 lakh 50,000 and they must arrange for a larger down payment. Option C क्या बोल रहा था? application should be rejected outright because Mr. Verma proposed home loan EMI would reduce his take home pay to less than 40% of his gross salary, making him ineligible. Option D क्या बोल रहा है? The bank can include a stamp duty charges in the loan account since the property value is below 10 lakh, which will help the family guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number B. अब देखिए guys, जब भी 75 लाख से ज़्यादा का जो है वो लोन लिया जाएगा इन केस ऑफ होम लोन, तो वहाँ पे जो लोन टू वैल्यू रेशियो है दैट इज़ 75,000. तो क्योंकि लोन का जो अमाउंट है वो किया गया है 70 लाख के लिए, जो है वो लोन के अमाउंट के लिए जो रिक्वेस्ट किया गया है, तो इसको जो ये परमिसिबल नहीं है. इनको ये मैक्सिमम कितना लोन ले पाएंगे? 67 लाख 50,000 बिकॉज दिस इज द 75% ऑफ द टोटल अमाउंट गाइस. ठीक है, 75 लाख से अगर अमाउंट एक्सीड करता है तो उस केस में सिर्फ 75% ही जो लोन का अमाउंट है वो बैंक के द्वारा दिया जाएगा. रेस्ट विल बी डाउन पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर साइड. तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज the Kumar family consists of Mr. Kumar, Mrs. Kumar and their unmarried daughter. They do not own a pakka house. Mr. Kumar works as a store manager with an annual income of 11 lakh. ठीक है, the family has applied for a home loan under Pradhan Mantri Awas Yojana. They are looking to buy an apartment with a carpet area of 110 square meter. The total loan amount they are seeking is 25 lakh rupees guys. ठीक है, so प्रधानमंत्री आवास योजना के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. Now based on the प्रधानमंत्री आवास योजना guidelines provided, which of the following statements regarding the Kumar's application is correct? They are eligible for the middle income group 1 category and will receive 4% interest subsidy on the entire loan amount of rupees 25 lakh. They are eligible for the middle income group 1 category and will receive 4% interest subsidy, but the subsidy will be calculated only on a maximum loan amount of 9 lakh. The remaining loan amount will not receive any subsidy. They are not eligible for any subsidy under Pradhan Mantri Awas Yojana because their annual income is 11 lakh, places them above the MIG 1 category limit. They are eligible for the MIG 2 category as the loan amount is high and they will receive 3% interest subsidy on the 12 lakh of the loan amount guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number B. तो देखिए ये जो मिस्टर कुमार हैं ये MIG 1 मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी में फॉल करेंगे. अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको इनकम के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है. सो लोअर इनकम हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2 हम लोगों को जो है वो कैटेगरीज देखने के लिए मिलती हैं. अब यहाँ पे मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी का पार्ट ये क्यों बन रहा है? क्योंकि इनकी जो एनुअल इनकम है दैट इज 11 लाख रुपीज गाइस. ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि अगर 3 लाख तक इनकम है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पार्ट बनेगा, अगर 3 से 6 लाख तक इनकम है तो उस केस में लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी का पार्ट बनेंगे, और अगर 6 से 12 लाख के बीच में है तो इनकम, तो फिर जो कस्टमर है उनको हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप 1 का कैटेगरी का पार्ट मानेंगे। सो इसलिए दे आर एलिजिबल फॉर मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी, और वो 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी उनको दी जाती है। बट यहाँ पे जो सब्सिडी है वो सिर्फ 9 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट पे ही कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है ग्रांट किया जाता है दैट इज 9 लाख रुपीज। इसके ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर फिर सब्सिडी नहीं मिलेगी, लोन तो मिल जाएगा पर उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट वन गाइस। Next is a salaried employee seeks a personal loan for the marriage of their dependent siblings. They offer to assign their LIC policy as a security. Evaluating this proposal against the standard features, what is the most accurate interpretation? Your options are: the loan is invalid because marriage expenses are only for self, children, and dependent, and a sibling may not qualify as a dependent. The loan can be processed as a secured loan as the purpose is valid for an unsecured loan, but the borrower is voluntarily offering an acceptable form of collateral. The loan must be processed as an unsecured loan because the purpose is listed under the unsecured loan and the offered security is irrelevant. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द ऑफर्ड सिक्योरिटी इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अ लोन विद दिस पर्पस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? अब गाइज यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं पर्सनल लोन दो तरह से प्रोवाइड किया जाता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन जो प्रोवाइड किया जाता है मैरिज, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन के लिए फॉर द सेल्फ, इंडिविजुअल, चिल्ड्रन या फिर डिपेंडेंट के लिए। सो हालांकि ये जो इंडिविजुअल है ही इज एलिजिबल फॉर द अनसिक्योर्ड लोन, बट क्योंकि वो खुद से जो है LIC पॉलिसी को एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं, सो उनको जो है वो यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा, बट द बोरोर इज वॉलंटरली ऑफरिंग अ एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ कोलेट्रल। हालांकि वो अनसिक्योर्ड लोन के लिए भी एलिजिबल है गाइज। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये हम लोगों ने 25 मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया, जहाँ पे बार बार यहाँ से जो है ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर RBWM कंपोनेंट एग्जामिनेशन, तो आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, कोर्सेज नाम के टैब में जाना है, यहाँ पे JIB कोर्सेज नाम से आप लोगों को जो है वो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग जो है वो RBWM कंपोनेंट के लिए एक इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल जो मॉड्यूल है उसको एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर किया जाएगा, या फिर यू कैन ऑल्सो एनरोल योर सेल्फ इन द सुपर क्रैश कोर्स फॉर RBWM कंपोनेंट, जहाँ पे लाइव क्लासेस 6 लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों का सिलेबस जो कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसके अलावा कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बैंकर कैप्सूल कोर्स के अंदर वीडियोस तो प्रोवाइड की जा रही हैं एक सिंगल मॉड्यूल के लिए, साथ में कंसेप्ट नोट, सॉल्व PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा एंड यू विल गेट इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ आइडिया कि भाई किस तरह से जो है वो किन टॉपिक से बार बार किन क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेटिव वे के अंदर जो है वो IIBF के द्वारा एग्जाम के अंदर फ्रेम किया जाता है फॉर दिस RBWM कंपोनेंट गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।